परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की खोज और उसके पहले अपन ने इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ा था। एक कण जो और बच गया जो न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन के बारे में पता कैसे चला कि जब इसका द्रव्यमान देखा गया परमाणु का, तो परमाणु है उसका द्रव्यमान। अभी दो कणों की खोज हुई थी, एक कौन सा था इलेक्ट्रॉन और एक कौन सा था प्रोटॉन। तो कायदे से ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है उसका योग करें तो परमाणु के कुल द्रव्यमान के बराबर आना चाहिए, लेकिन इन दोनों का जो योग आ रहा था वो क्या आ रहा था, अधिक आ रहा था। इसका मतलब परमाणु का द्रव्यमान देख रहे थे और इन दोनों का द्रव्यमान देख रहे थे, तो इन दोनों के साथ में पता लगा कि एक कण और हो सकता है। तभी तो इस परमाणु का द्रव्यमान क्या आ रहा था, इसका अधिक आ रहा था। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने के साथ किसी और चीज भी इसमें जोड़नी पड़ेगी। तो बाद में इस बात को पता लगा या इस बात को बल मिला या रदरफोर्ड ने कहा, उसने सुझाया कि एक कण और हो सकता है, और वो कण वास्तव में कौन सा था, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की विशेषता क्या थी, एक तो ये था आवेश रहित, यानी कहें कि कैसा था, उदासीन। उदासीन होने की वजह से इसका पता देरी से चला, लेकिन पता चलने का कारण क्या था, इसका द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान जो कि किसके बराबर था, प्रोटॉन के समान। प्रोटॉन के समान, यानी ध्यान रखें कि आवेश के हिसाब से कैसा था, उदासीन, कोई चार्ज नहीं था, न धनावेश न ऋणावेश। इसी वजह से पता लेट चला। लेकिन आवेश के साथ साथ एक चीज होती है द्रव्यमान, यानी इसका भार, तो वो प्रोटॉन के समान ही था। तो उस वजह से जब इनका योग कर रहे थे तो वो योग क्या आ रहा था, इसके योग से कम आ रहा था, यानी एक चीज और है इसके अंदर, तो उसको साथ जोड़े तो इसके बराबर आना चाहिए। तो ये भी फिर इसकी खोज हुई 1932 में, किसने की, जेम्स चैडविक ने। वैज्ञानिक का नाम याद रखना, जेम्स चैडविक। और कब हुई, 1932 में, और नाम क्या था इसका, न्यूट्रॉन। ये इतनी चीज आपको याद रखनी है। अब इसके बाद है अपना टॉपिक है वो, जैसे रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमी आई थी उनको दूर किसने किया, बोर का जो परमाणु मॉडल है, परमाणु रदरफोर्ड के मॉडल में दो कमियां थी कि एक तो इलेक्ट्रॉन जो लगातार घूम रहे हैं उनकी ऊर्जा में त्वरण के कारण कमी आती है, और वो अंततः नाभिक में गिर जाने चाहिए, और परमाणु अस्थायी होना चाहिए। एक तो ये बात है, उस चीज को वो समझा नहीं पाया कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी क्यों आती है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं वो कक्षा या कोष कौन से होते हैं, वो निश्चित होते हैं, कहाँ होते हैं, क्या इनकी ऊर्जा होती है, क्या उनका कोणीय संवेग होता है, इस तरह की बातें वो नहीं समझा पाए। तो ये उनके मॉडल की कमियां थी। बाकी ये बात उन्होंने भली बात ही समझा दी कि परमाणु के बिल्कुल मध्य भाग में नाभिक होता है और वहां पर धनावेश केंद्रित होता है, बाकी अधिकांश भाग उसका खोखला होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब इसने अपने बातों में, मॉडल में पहली बात क्या कही कि परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा एवं त्रिज्या, निश्चित त्रिज्या एवं ऊर्जा की कक्षाओं में गति करता है, जिसे कक्ष अथवा कोष कहा जाता है। इन्हें देखो, जिन्हें कक्ष अथवा कोष कहते हैं, निश्चित त्रिज्या होती है और निश्चित क्या होती है, जिसकी ऊर्जा होती है। इनको इन कक्षों को
इन कक्षों को 1 2 3 4 5 अथवा K L M N O आदि से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात क्या बताया उसने कि ये जैसे नाभिक है जिसमें प्रोटॉन होते हैं, बाद में न्यूट्रॉन का पता लग गया था। ये इसके बाहर की निश्चित त्रिज्या की और ऊर्जा की वृत्ताकार कक्षाएं हैं, जिनको उसने क्या नाम दिया इनको? कोष या कक्ष या ऊर्जा स्तर। और ये जैसे पहला इसको 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। पहले को नाम दिया उसने K, दूसरे को L, तीसरे को M, चौथे को N। तो ये K L M N और इसको दिया O। इसी तरह से आगे नाम उसने दे दिए। ये K L M N O क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं K का मतलब कौन सी कक्षा है? पहली कक्षा। फिर L का मतलब दूसरी, M का मतलब तीसरी, N का मतलब चौथी और M का O का मतलब पांचवी कक्षा। ये इस तरह से उसने बताया। ये इस तरह से उसने बताया कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या एवं ऊर्जा की कक्षाओं में ही गति करता है, इनमें ही गति करता है। हर इलेक्ट्रॉन में उसकी निश्चित कक्षा होती है, उसकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में ही वो भरा जाता है। जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरा जाता है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले K में भरा जाएगा, K पूरा भर जाए, उसके बाद L में, उसके बाद ऊर्जा कम होती है M की, उसके बाद बढ़ती हुई, उसके बाद N की, फिर N की, फिर इस तरह से भरा जाता है। तो सबसे कम ऊर्जा वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाता है। दूसरी बात उसने कही कि इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MVR बराबर NH/2π के समान अथवा उसका पूर्ण गुणज होता है। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में भरे जाएंगे जिनमें उसका कोणीय संवेग क्या हो? NH/2π के बराबर हो। और कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग बराबर NH/2π। अब कोणीय संवेग को लिखा था MVR से, तो MVR बराबर NH/2π। ये ध्यान रखना है कि उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में, जिनको K L M N O कहा जाता है, उनमें भरे जाते हैं या उनमें गति करते हैं। और उसमें भी उसने विशेषता बताई कि उनका कोणीय संवेग क्या होना चाहिए? NH/2π के बराबर या उसका पूर्ण गुणज होना चाहिए। अब इस NH/2π में MVR में क्या क्या चीजें हैं? यहां आप देखो, M क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। V क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग। R क्या है? कक्षा की त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या। N क्या है? कक्षा की संख्या। जैसे मैंने बताई थी ना, K के लिए N बराबर होगा 1, L के लिए N बराबर होगा 2। तो
कक्षा की जो संख्या है m वाली कक्षा है उसके लिए n बराबर कितना होगा 3, m के लिए 4 और o के लिए 5 होगा। तो ये है n और h होता है प्लांक नियतांक या प्लांक स्थिरांक। और पाई का आप मान जानते हैं 22/7 होता है। ये चीजें उसने बताई कि जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग NH/2 पाई के बराबर होता है या उसका पूर्ण गुणज के समान होता है, उसी में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तीसरी चीज उसने बताई जो रदरफोर्ड नहीं बता सका था कि इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहे हैं तो त्वरण के कारण उनकी ऊर्जा में कमी होती है और वो उसमें गिर जाते हैं, नाभिक में गिर जाए। इससे परमाणु क्या होगा, अस्थायी होगा, स्थायी नहीं होगा। इस बात को रदरफोर्ड समझा नहीं पाया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा में कमी क्यों नहीं होती है। ऊर्जा के लिए जो कक्षक होते हैं वो जो चक्कर लगाने के जो कक्षक होते हैं वो कौन से होते हैं, इन दो चीजों के आधार पर ही तो इन्होंने नया मॉडल दिया था। तो तीसरी बात उन्होंने कही कि इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा में निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती है। ऊर्जा में कमी या वृद्धि, कमी कब होगी जब वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, वृद्धि कब होगी जब ऊर्जा का अवशोषण करेगा। तो कमी या वृद्धि कब होगी जब वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएंगे। अगर अधिक ऊर्जा के कक्षा से निम्न ऊर्जा के कक्षा में जाएंगे तो उसके बराबर ऊर्जा लेवल करने के लिए उनको ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा, उत्सर्जन। और निम्न ऊर्जा वाली कक्षा से अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में जाएंगे तो उन्हें ऊर्जा लेनी पड़ेगी, तब वो क्या करेंगे, ऊर्जा का अवशोषण। तो ये तीसरा पॉइंट था, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो उसने क्या कहा कि एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर के का जो इलेक्ट्रॉन है वो के में ही चक्कर लगा रहा है तो कोई ऊर्जा में कमी नहीं आएगी। एल का है वो एल में लगा रहा है, ये उसकी निश्चित कक्षा है, इसमें उसका कोणीय संवेग NH/2 पाई का बराबर या उसका गुणज है। तो ये निश्चित कक्षा उसके लिए पहले से निर्धारित है, तो इसलिए इसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ऊर्जा में परिवर्तन कब होगा, जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा, यदि इलेक्ट्रॉन, परंतु यदि इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा, अब उच्च कक्षा कौन सी है, उच्च ऊर्जा वाली है ना, निम्न कक्षा में, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में अथवा आए तो ऊर्जा का उत्सर्जन, अधिक वाली ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में आए तो एक्स्ट्रा ऊर्जा है तो उसका क्या करेगा, उत्सर्जन। और निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाए तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। ये ध्यान रखें कि जब कक्षा बदलता है तो वो क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। साथ में उसने बताया ये हाइड्रोजन है, ये इसका नाभिक है जिसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और बाहर एक कक्षा होती है जिसको कहा जाता है के कक्षा, और उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये उसने एक इलेक्ट्रॉन बताया। ये था नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप।